देखो, हमारा साफ्ट हो गया था कि हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट। देखो, ज्वाइंट जनरली बच्चों दो टाइप के होते हैं। ज्वाइंट का मतलब है कि किन्हीं दो चीजों को हम जोड़ेंगे, जो जोड़ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। और जिनकी हेल्प से आप उनको जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं फास्टनर। ठीक है। और प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, किन्हीं भी दो चीजों को ज्वाइन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फास्टनिंग। ये तो तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकल सा पार्ट हो जाएगा। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्टनिंग। ठीक है। और फास्टनिंग आपकी दो टाइप की हो सकती है। टेम्परेरी फास्टनिंग यानी कि टेम्परेरी ज्वाइनिंग, और परमानेंट ज्वाइनिंग, परमानेंट फास्टनिंग। टेम्परेरी ज्वाइनिंग के जैसे आपके नट और बोल्ट का ज्वाइंट होता है ना, आप उनको कभी भी असेंबल कर सकते हो, कभी भी डिसअसेंबल कर सकते हो। वो एक टाइप का टेम्परेरी ज्वाइंट होता है नट, नट बोल्ट के हेल्प से। लेकिन जब आप किन्हीं दो कंपोनेंट के आपस में वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग की हेल्प से आप किन्हीं दो कंपोनेंट को ज्वाइन करते हो, तो परमानेंट ज्वाइन होता है। आप बिना डिस्ट्रक्शन के उन दोनों पार्टों को अलग नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ उस वेल्डिंग ज्वाइंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब जाके आप उन दोनों पार्ट को अलग कर पाओगे। तो इसी बेस पर हमें दो कैटेगरी बना दी फास्टनिंग की, टेम्परेरी फास्टनिंग और परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है। तो इन्हीं दो कैटेगरी के बेस पर हमारे सिलेबस में टोटल चार टाइप के ज्वाइंट है। नक्कल ज्वाइंट, कोटर ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट। दो आपके टेम्परेरी फास्टनिंग है, दो आपकी परमानेंट फास्टनिंग। रिवेट जो होते हैं वो आपके परमानेंट में आते हैं। और जो आपको दो ज्वाइंट पड़ेंगे हम, कोटर ज्वाइंट और नक्कल ज्वाइंट, ये आपके टेम्परेरी की कैटेगरी के अंदर आएंगे, टेम्परेरी के अंदर। और जो इसके बाद दो हम पढ़ेंगे, रिविटिंग और वेल्डिंग, रिवेटेड ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट, ये आपके किसके अंदर आएंगे, परमानेंट ज्वाइंट की कैटेगरी। ठीक है। ये तो तुम पढ़ लोगे, यूटिलिटी ऑफ वेरियस ज्वाइंट ये तुम पढ़ लोगे। हाँ, हमारा पहला ज्वाइंट है नक्कल ज्वाइंट। नक्कल ज्वाइंट ऐसे दो कंपोनेंट को ज्वाइन करने का काम आता है, जैसे दो रोड्स को ज्वाइन करने का काम आता है, जिनके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रही हो। और वो रोड किसी एंगल पर भी हो सकती है, और दोनों की दो रोड किसी स्ट्रेट पर भी हो सकती है। नक्कल ज्वाइंट का 3D व्यू आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा दिखेगा आपको। ये नक्कल ज्वाइंट के कुछ पार्ट है। पहले देखो नक्कल ज्वाइंट आप हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। नक्कल ज्वाइंट इज यूज टू ज्वाइन टू रोड्स जिनके ऊपर टेंसाइल लोड आपका एक्ट होगा। और टेम्परेरी ज्वाइंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस ज्वाइंट को आप कभी भी, यानी कि दो रोड के ज्वाइंट को आप कभी भी डिस्कनेक्ट करके उनको रिपेयर पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ये ठीक है। और जो आपका नक्कल का मटेरियल होगा वो दो आयरन या स्टील का बना हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन, ये पढ़ लेना। नक्कल ज्वाइंट का बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली होती है ना, ट्रैक्टर के साथ आप ट्रॉली को लगाते हो, वो एक नक्कल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। कभी किसी ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को ज्वाइन होते हुए देखा हो तो ट्रैक्टर का एंड होता है आपका कुछ ऐसा ऐसा, जब आप ज्वाइन करते हो, ये वाला फोर्क एंड जैसा होता है ट्रैक्टर का एक एंड। ठीक है। और जो ट्रॉली का एंड होता है जब ज्वाइन करना होता है वो कुछ आपको ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है। और उन दोनों ज्वाइन जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर आप इंसर्ट करोगे, तो इनके ऊपर आप ये ऐसे ऐसे एक पिन को इंसर्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर नक्कल पिन। नीचे से आप कॉलर लगाओगे, कॉलर के साथ आप एक स्प्लिट पिन लगा दोगे, ताकि आपका जो है ज्वाइंट वो लूज ना रहे। तो टोटल मिला के पांच पार्ट होते हैं नक्कल ज्वाइंट में। सिंगल आई, फोर्क एंड को आप डबल आई भी बोलते हो। पांच पार्ट में सिंगल आई, ये फोर्क एंड हो गया। फोर्क को आप डबल आई भी बोलते हो। वो सिंगल आई क्योंकि इसके अंदर एक ही है, एक ही होल बना हुआ दिख रहा है आपको। फोर्क के अंदर डबल आई होती है, सी ओ यू बी, लिखा नहीं है। ये आपकी डबल आई भी कह सकते हो आप इसको।
और थर्ड पार्ट होता है आपका नक्कल पिन। हमें डिजाइन इन तीन ही पार्टों का करना है। फेल होंगे तो ये तीन पार्ट ही फेल होंगे, दो पार्ट आपके फेल नहीं होंगे। नक्कल पिन, कॉलर और स्प्लिट पिन। डिजाइन आपको किन किन तीन पार्ट का करना है? हमें इन तीन पार्ट का डिजाइन करना है, सिंगल आई, डबल आई या फोर्क एंड और नक्कल पिन। इन दोनों का हमें डिजाइन नहीं करना। वो अभी देखेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम लोड के अंडर आएंगे, लोड किन पर एक्ट होगा? इन तीन पार्टों पर ही लोड आपका एक्ट होगा। इन दो पर लोड की एक्टिंग मिनिमम। ठीक है, ये तो हो गया। और इन पार्टों का ये जो व्यू है, इसको बड़ा ध्यान से वो कर लो, अपने जहन में बिठा लो। जब फेलियर को इमेजिन करने की बारी आएगी, यही व्यू आपके सामने आने चाहिए जब हम इनका फेलियर देखेंगे। ठीक है, देखो नक्कल नक्कल ज्वाइंट दिखता कैसा कैसा है आपको? ये रहा, देखो इतना प्यारा है ज्वाइंट है। ये आपकी एक रोड हो गई, ये आपकी दूसरी रोड हो गई। ठीक है, इस रोड देखो, एक रोड के एंड पर सिंगल आई, तो ये पर जो सिंगल आई है ना, और रोड है, ये इन्हीं के अंदर बनी हुई होती है। जब आप किसी भी दूसरी एक्सट्रूजन प्रोसेस हो गई या कास्टिंग हो गई, उसकी हेल्प से हम शाफ्ट के साथ ये शाफ्ट का ही पोर्शन होता है, रोड का ही पोर्शन होता है ये सिंगल आई। कभी आप सोचो कि अलग से बनाया हुआ होता है, नहीं, ये इस रोड का ही पार्ट होता है, डबल आई और सिंगल आई। एक रोड का पार्ट डबल आई हो जाएगा और एक रोड का पार्ट आपका सिंगल आई हो जाएगा। डबल आई मतलब कि फोर्क की बात करो ना, फोर्क एंड। ये सिंगल आई का एक एंड है, सिंगल आई, और ये आपका फोर्क है। ये देखो, ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये फोर्क है और ये आपकी सिंगल आई है। ठीक, देखो एक रोड ये है, इसके ऊपर ऐसे लोड लगेगा कि जब भी लगेगा, और एक रोड ये है, इसके ऊपर भी लोड कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, देखो, और देखो, जब हमने इनको ज्वाइन किया, ये सिंगल आई, ये डबल आई, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया। इन दोनों को ओवरलैप करने के बाद हमने इनके अंदर इंसर्ट कर दी नक्कल पिन। ऐसे नक्कल पिन इंसर्ट होने के बाद नक्कल, ताकि ज्वाइंट को टाइट करने के लिए हमने इसके नीचे कॉलर लगा दिया, और कॉलर के अंदर हमने दो होल दिए हुए। ये होल दिखे थे कॉलर के, ये देखो कॉलर के अंदर दो होल बना रखे, एक होल ये और एक होल ये। इन दोनों होलों के अंदर हम स्प्लिट पिन को इंसर्ट कर। स्प्लिट पिन आपकी टेपर्ड होती है, जितना ज्यादा अंदर घुसाते चलोगे इसको आप, यानी कि कॉलर के अंदर इसको इंसर्ट करते हुए चलोगे, उतना ज्यादा टाइट होती जाएगी। टेपर्ड पिन होती है, स्प्लिट पिन क्या होती है? टेपर्ड। ठीक है, अब ये आपका नक्कल ज्वाइंट जब आपका पूरा का पूरा सैंपल हो जाएगा, आपको नक्कल ज्वाइंट कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। अब कुछ टर्म जो आपको याद रखना है नक्कल ज्वाइंट, एमडीडी में पढ़ा है नक्कल ज्वाइंट, मशीन ड्राइंग के अंदर, मशीन ड्राइंग के अंदर नक्कल ज्वाइंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ गए, 20 बच्चे तो ज्वाइन करे आजकल, तो नहीं पढ़ा है उनको। देखो मशीन ड्राइंग में तुम नक्कल ज्वाइंट को बना चुके हो, ये चीजें आपको याद रखनी। आपको शाफ्ट के डाया की ट्रम में हर एक चीज याद रखनी है नक्कल ज्वाइंट के अंदर। नक्कल ज्वाइंट के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? देखो ये जितने भी चीजें दिख रही हैं आपको याद रखनी है, कि जो सिंगल आई का डाया होगा वो आपका D3 होगा, और D3 की वैल्यू की आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, रुको। इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर लेते हैं, हम अभी PDF पर चलते हैं। देखो ये हमारा नक्कल ज्वाइंट है, और इसमें देखो हर चीज को आपको किस फॉर्म में याद रखना है? डी की फॉर्म में याद रखना है। हमारी बुक तो नकली बुकें होती हैं। चलो देखो, ये देखो ये आपकी शाफ्ट का डाया होगा,
यहाँ से यहाँ तक। और जो जब हम फोर्क की तरफ जाएंगे, जो फोर्क एंड जहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से ये फोर्क आपकी स्टार्ट हो रही है, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक का डाया है, ये कितना होगा आपका 1.2D होगा। ठीक है। और जो यहाँ पर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ये भी आपका 1.2D होगा, ये भी आपका 1.2D होगा। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका, जब ये ना एक स्क्रू जैसी शेप दिखेगी आपको, यहाँ से जो हेड होता है ना, नट का हेड, उस जैसी शेप दिखेगी, हेक्सागोनल सी शेप है ना, वो हेक्सागोनल की शेप आपकी कहाँ तक रहेगी, आपकी 0.6D तक रहेगी। ठीक है। जो ऊपर नट लगाते हो ना ऐसा हेक्सागोनल शेप का, वो कुछ ऐसी ऐसी शेप दिखेगी आपको, ये वाली। ये देखो, ये जो हेक्सागोनल शेप है ना, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 0.6D। तो डी क्या है, सॉफ्ट का डाया। ठीक है। ये देखो, ये भी हेक्सागोनल शेप, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हेक्सागोनल शेप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपकी हेक्सागोनल शेप। ठीक है। तो ये जो जहाँ तक हेक्सागोनल शेप है, वो ये देखो, इसके अंदर ये पॉइंट डबल फोर्क के अंदर ये 0.6D है, और सिंगल आई के अंदर ये 1.2D है। यानी कि ये हाफ होगा यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1.2D। यानी कि फोर्क, अगर फोर्क की बात करें उसकी रिस्पेक्ट में डबल है, 1.2D, 0.6D। ठीक है। अब देखो, इस फोर्क के यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस है T1, ये आपकी T1, और ये आपकी T, और ये कितनी कितनी लेनी है आपको, ये बुक के अंदर दिया हुआ है। तुम्हारी बुक के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, एक्चुअली में स्टैंडर्ड होते हैं। मैंने एक PDF शेयर किया है तुम्हारी क्लास, चलो वो बाद में देख लेना। ये आपको याद रखने, अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगा इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है। ये आ गया, देखो, थिकनेस T1, T2, T3, ये जितने भी पार्ट्स के डायमेंशन है वो आपको डाया की फॉर्म में याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे डिजाइन पर्पज, डिजाइन पर थिकनेस ऑफ फोर्क। फेलियर देखते हैं हम कैसे होगा चीजों का। देखो, सबसे पहला फेलियर देखो, हम सबसे पहले रोड को कंसीडर करके चलेंगे। जब रोड के ऊपर टेंसाइल लोड लगेगा, टेंसाइल का मतलब जब दोनों रोड्स को दोनों एंड से खींचा जाएगा। ये देखो, ये टेंसाइल लोड लग रहा है, ऐसे खींचे रहे हैं हम रोड को, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखो टेंसाइल फेलियर कैसा होगा, रोड बीचों बीच से टूट के अलग हो जाएगी। ये फेलियर है ना रोड का। अगर रोड फेल होगी टेंशन के अंदर तो ऐसे हो, हम कह नहीं रहे कि हमेशा ऐसे ही फेल हो, और फेलियर नक्कल जॉइंट के अंदर यही होगा। अगर रोड के अंदर टेंसाइल फोर्स की वजह से फेलियर होगा, तो फेलियर कुछ ऐसा ऐसा होगा। तो इस फेलियर को रजिस्ट करने के लिए रोड का कौन सा एरिया काम में आ रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया काम में आ रहा है ना। और इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, π/4 d² होगी, सर्कल का एरिया। तो आपका रजिस्टिंग एरिया क्या आ गया यहाँ पर टेंसाइल फोर्स के अंदर, रोड के लिए ए की वैल्यू π/4 d² आ गई। और लोड कितना लग रहा था, मान लो हम यहाँ पे टेंसाइल लोड लगा के चलिए P अमाउंट का, तो जो परमिसिबल स्ट्रेस की लिमिट आ जाएगी रोड के लिए, वो क्या आ जाएगी, P/A, यानी कि स्ट्रेस आ गई P/π/4 d²। तो परमिसिबल स्ट्रेस मेरी रोड के अंदर इतनी रहेगी फॉर गिवन डाया। और अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस की लिमिट गिवन है, तो आप रोड का डाया निकाल सकते हो। ठीक है। या तो डाया निकालना आएगा, या परमिसिबल स्ट्रेस की, परमिसिबल लोड की लिमिट निकालनी आएगी।
तो पहला फेलियर क्या देखा आपने कि जब टेंसाइल लोड लगेगा तो मेरी वो रोड है जो वो कैसे फेल होगी। ठीक है, एक फेलियर तो ये था रोड का। रोड के अंदर रोड का डिजाइन बस इतना ही है, रोड सिर्फ टेंसाइल फोर्स की वजह से ही फेल हो सकती है, लेकिन जो अंदर के मेंबर है उन पर मल्टीपल स्ट्रेसेज लग रही है, वो देखो कैसे कैसे लग रही है। ठीक है, देखो अब ये रोड टेंशन टेंशन फोर्स की वजह से फेल हो जाएगी और इसका एरिया हो जाएगा पाई/4d²। अब देखो नक्कल पिन का फेलियर कितना अच्छा फेलियर है। अरे ये खोज नहीं हुआ था। देखो ये आपकी नक्कल पिन है, जो जो आपको येलो कलर में दिख रही है, येलो कलर की आपकी नक्कल पिन है। अब जो टेंसाइल लोड लगेगा यहाँ पर हमने सिंगल आई भी डाल रखी, सिंगल आई यहाँ पर डाल रखी थी ना हमने कुछ ऐसे। ठीक है, सिंगल आई हमने यहाँ पर ऐसे डाल रखी और इस पर ऐसे लोड लग रहा था पी अमाउंट, तो पी अमाउंट का लोड यहाँ पर भी लग रहा था। ठीक है, तो देखो जो ये ब्लू वाला पोर्शन है वो तो नक्कल पिन को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है, और जो ग्रीन वाला मैंने जो लगाई है लाइन है वो आपकी नक्कल पिन को इस डायरेक्शन में खींचेगा, खींचेगा ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी नक्कल पिन का फेलियर हो जाएगा और वो फेलियर आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा। ये देखो जब नक्कल पिन ऐसे फेल होगी तो उसका फेलियर आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। अब देखो जो आपकी और यहाँ पर रजिस्टिंग एरिया कौन सा है, जब जब नक्कल पिन का फेलियर हो जाएगा तो ये आपका रजिस्टिंग एरिया ये वाला, ये जो ऊपर से आपको ये दिखेगा ये वाला, ये तो एक ही ये तो एक दोनों एक ही एरिया में से निकल के आए हैं, और ये वाला एरिया आपका रजिस्टिंग एरिया है और ये वाला एरिया आपका रजिस्टिंग एरिया है। अगर ये वाला रजिस्टिंग एरिया है, जब आप फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे थे तो ये जो आपकी आप पहले इस फोर्स को टेंसाइल फोर्स कह रहे थे रोड के लिए, लेकिन अब यही फोर्स इस एरिया के लिए किस फोर्स का काम कर रही है, शियर फोर्स का काम कर रही है। ध्यान से देखो, अब ये फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर वो पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है, इस एरिया के पैरेलल हो गई है ये फोर्स। जो लोड पी आपका लग रहा था, ये लोड पी रोड के केस में सिर्फ टेंसाइल फोर्स का काम कर रहा था, लेकिन जब हमने नक्कल पिन का फेलियर देखा तो यही लोड आपका क्या काम कर रहा है, एज ए शियर लोड काम कर रहा है। शियर लोड, शियर फोर्स हम किस फोर्स को कहते हैं, जो फोर्स आपके रजिस्टिंग एरिया के पैरेलल लगेगी। तो ये फोर्स तो हमारे रजिस्टिंग एरिया के पैरेलल ही लग रही है। अगर ये फोर्स हम शियर फोर्स कंसीडर करके चल रहे हैं तो शियर फोर्स की वजह से जो फेलियर होगा वो भी तो कैसा फेलियर होगा, शियर, तो शियर फेलियर होगा, शियर। तो नक्कल पिन का जब नक्कल पिन आपकी ऐसे दो पार्टों में स्प्लिट हो जाएगी तो उस फेलियर को हम क्या बोलेंगे, शियर फेलियर ऑफ नक्कल पिन। नक्कल पिन आपकी शियर आउट हो जाएगी। हमने इसको शियर फेलियर क्यों बोला, क्योंकि जिस लोड की वजह से आपकी नक्कल पिन फेल हुई वो लोड नक्कल पिन के ऊपर एज ए शियर लोड का काम कर रहा था। ठीक है, तो अब रजिस्टिंग एरिया यहाँ पर दो हो गए, एक एरिया तो ये हो गया और एक ये एरिया ये हो गया, तो आप इसको क्या नाम दोगे, डबल शियर का नाम, क्योंकि दो जगह से आपकी नक्कल पिन फेल हुई है, एक यहां से, एक तो आपकी नक्कल पिन यहां से फेल हुई है, यहां से, और एक आपकी नक्कल पिन यहां से फेल हुई। तो अगर दो जगह से आपकी नक्कल पिन फेल हुई है तो हम उसको क्या नाम देंगे, डबल शियर का नाम देंगे। आपकी नक्कल पिन का फेलियर कैसा हो गया, डबल शियर के अंदर आपकी नक्कल पिन फेल हो गई। ये रहा नक्कल पिन का फेलियर इन शियर, जो आपकी बुक के अंदर आपको दिखेगा, बुक के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, इन शियर, डबल शियर, और एरिया डबल हो जाएगा पाई/4, और डाया कौन सा लोगे, नक्कल पिन का डाया लोगे D1। नक्कल पिन का डाया क्या मान के चला था हमने, D1,
और उसका तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक एरिया π/4 B1 का स्क्वायर, और अगर डबल शेयर हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, डबल एरिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर शेयर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो हम स्ट्रेंथ भी कौन सी कंसीडर करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ कंसीडर करके चले। तो यहां से आपकी अंडर शेयर लोड परमिसिबल लोड को कैलकुलेट करने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टिंग एरिया क्या रहा हमारा, देखो है तो सिलेंडर जब फेल होगी तो π/4 D1 का स्क्वायर एक एरिया था, दो जगह से उसका फेल हुआ तो हमने एरिया क्या ले लिया, उसका डबल एरिया ले लिया। ठीक है, ये तो हुई नक्कल पिन की बात। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पर। नक्कल पिन आपकी सिर्फ शेयर फेलियर में ही फेल होगी, नक्कल पिन और किसी वजह से फेल नहीं होगी आपकी। लेकिन जो आपकी सिंगल आई है और फोर्क है वो तीन लोड की वजह से भी, तीन तीन लोड की वजह से फेल होगी, टेंसाइल लोड की वजह से, कंप्रेसिव लोड की वजह से और शियर लोड की वजह से। तो लेकिन आप डायग्राम के अंदर देख सकते थे हमने लोड सिर्फ एक लगाया है, वो एक लोड अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर अलग अलग लोड का काम कर रहा है, वो एक फोर्स। जैसे कि आप हमने पिन के केस में देखा, ये एक फोर्स आपकी रोड के केस में टेंसाइल फोर्स का काम कर रही थी, लेकिन जब हम नक्कल पिन के ऊपर इसको देखने लगे, ये लोड नक्कल पिन के ऊपर एज ए शियर फोर्स का काम कर रहा था। ऐसे ही जब हम इसी लोड को हमारी सिंगल आई या फोर कैंड के ऊपर देखेंगे, ये लोड किसी एक पोजीशन पर तो टेंसाइल लोड का काम कर रहा होगा, किसी दूसरी पोजीशन पर किसी दूसरी पोजीशन पर शियर लोड का काम कर रहा होगा, और किसी तीसरी पोजीशन पर यही लोड एक कंप्रेसिव लोड के जैसे काम कर रहा होगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक ही लोड अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर कैसे अलग अलग तरीके से एक्ट होगा। यही खासियत होती है फोर्स की, आपने फोर्स लगा दी, उसका नेचर कैसा होगा वो आप खुद डिसाइड करोगे। आप देखो सिंगल लाइन पे आ गए, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, कुछ पूछना है क्या किसी बच्चे को? देखो अब नक्कल पिन का डिजाइन हो गया हमारा, नक्कल पिन फेल होगी, शेयर लोड की वजह से फेल होगी, और उसका शेयर एरिया क्या होगा, डबल शेयर एरिया होगा π/4 D1 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फेलियर पर। देखो डायग्राम के अंदर ये नक्कल पिन कुछ ऐसे ऐसे फेल होगी, इसको दिमाग में बिठा लो, कभी एरिया तो नहीं भूलोगे एटलीस्ट। ये रहा, एक बात देखो मेरे बच्चों, ये नक्कल पिन इसके अंदर हमने नक्कल पिन को इंसर्ट कर रखा था हमारी सिंगल आई के अंदर, ऐसे इस सिंगल आई के अंदर हमारी नक्कल पिन ऐसे थी। ठीक है, नक्कल पिन जब हमने इसके अंदर इंसर्ट कर रखी थी तो नक्कल पिन, ये सिंगल आई है, नक्कल पिन के साथ यहाँ पर फोर्क एंड भी तो आपने लगा रखा था ऐसे। ठीक है, तो ये फोर्क एंड आपकी नक्कल पिन को कुछ ऐसे खींच के लेके जा रहा था। मान लो नक्कल पिन फेल नहीं हुई उस पहले फेलियर में, तो नक्कल पिन जब इस तरफ खींची हुई जाएगी तो ये जो आपकी सिंगल आई के इस पोर्स ये वाला पोर्शन है, इसको अपनी तरफ ऐसे खींच के लेके जाने की कोशिश करेगी, ऐसे खींच के लेके जाने की कोशिश करेगी ना ये नक्कल पिन इसको अपनी तरफ, और दूसरा लोड तो इस डायरेक्शन में लग ही रहा था। तो जब आपकी सिंगल आई के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो आपकी सिंगल आई कुछ इस तरह से फेल होने की टेंडेंसी में आएगी, जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो आपकी नक्कल पिन कुछ ऐसे ऐसे फेल हो सकती है ऐसे, कि
आधा पोर्शन इस तरफ चला जाए उसका और आधा पोर्शन इस तरफ आ जाए। ठीक है, अब ये देखो जो रजिस्टिंग एरिया, ये वाला एरिया है ना आपका रजिस्टिंग एरिया, ये आपका रजिस्टिंग एरिया है, ये वाला। इस एरिया के लिए जो आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी वो एज अ नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी ना। और नॉर्मल फोर्स क्या होती है आपकी, टेंसाइल फोर्स लग रही है। तो जो ये वाला फेलियर होगा आपकी सिंगल आई का, वो कैसा फेलियर होगा, वो कैसा फेलियर होगा आपका, टेंसाइल फेलियर होगा सिंगल आई का। सबसे पहला फेलियर क्या हो गया आपका सिंगल आई का, टेंसाइल फेलियर हो गया। और एरिया कौन, और ये टेंसाइल फेलियर तो आपको दिख गया, लेकिन इस रजिस्टिंग एरिया की वैल्यू कितनी होगी, इस रजिस्टिंग एरिया की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपकी आई का डाया क्या था, हमने सिंगल आई का डाया क्या मान के चले थे, D2 माना था। अगर ये डाया आपका D2 है, मान तो आप कुछ भी सकते हो, और जो आपकी नक्कल पिन थी उसका डाया क्या था, यानी कि जो इनर डाया हो जाएगा आपका आई का वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। तो ये कंबाइंड जो थिकनेस बची ये वाली और ये वाली, ये थिकनेस कितनी बचेगी, D2 माइनस D1, D2 माइनस D1। और सिंगल आई की थिकनेस आपने कितनी मानी थी, यहाँ पर आओ, बेंडिंग देखो, बेंडिंग होती है, हमेशा होती है नक्कल पिन के अंदर, लेकिन मैं बेंडिंग आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे पहले हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालनी पड़ेगी, पूरी फॉर्म को रिवाइज करना पड़ेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस इतनी ज्यादा होती नहीं है नक्कल पिन के अंदर जिसकी वजह से नक्कल पिन का फेलियर हो सके। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे हमारे सिंगल आई के टेंसाइल फेलियर पर। यहाँ पर देखो सिंगल आई का जो रजिस्टिंग एरिया हो जाएगा वो अभी अभी दिखा के आता हूँ, D2 माइनस D1 इंटू टी। ये एरिया, ये वाला एरिया, ये देखो, ये ये और ये कंबाइंड ये थिकनेस कितनी होगी आपकी, D2 माइनस ये होगी आपकी D2 माइनस D1 होगी। और सिंगल आई की थिकनेस हमने कितनी मानी थी, यहाँ से यहाँ तक की ये हमने मानी थी D थी। तो आपका रजिस्टिंग एरिया टोटल कितना हो जाएगा, D2 माइनस D1 इंटू टी हो जाएगा आपका रजिस्टिंग एरिया। और अगर टेंसाइल फोर्स की वजह से फेल हुआ है तो आप कौन सी स्ट्रेस लेके चलोगे, सिग्मा टी। तो यहाँ से आपकी लोड की परमिसिबल लिमिट आ जाएगी अंडर टेंसाइल लोड, यही आपको बुक के अंदर दिया हुआ है। ये देखो टेंशन का फेलियर। ठीक है, अब ये तो बात हुई टेंशन की, अब आती है क्रशिंग, वो सॉरी शेयरिंग की बारी। मान लो ये ज्वाइंट स्ट्रेट ना होके, ये आपको ज्वाइंट स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट दिख रहा है। मान लो ये ज्वाइंट स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा टिल्टेड ज्वाइंट है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया आपने इसको, टिल्ट यानी कि दोनों रोड ना किसी एक एंगुलर पोजीशन पर होगी। अगर ये बनेगी नहीं, अगर मैं कहूँ कि ये वाली जो रोड है वो ऐसे ना होके बाहर की तरफ है, पेज से बाहर की तरफ, जैसे इन्होंने ये वाली पोजीशन दिखा रखी है, ये बाहर की तरफ आई हुई है। ठीक है, तो एक फोर्स की डायरेक्शन तो ये वाली हो जाएगी, और एक फोर्स आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ दिखेगी। आप एक फोर्स तो अलोंग द आपकी स्क्रीन जा रही होगी, आपकी फोन की स्क्रीन के पैरेलल जा रही होगी एक फोर्स, और एक फोर्स आपकी स्क्रीन से बाहर आ रही होगी। तो वो दोनों फोर्स कंबाइंड होके ना तो वो टेंसाइल फोर्स का काम कर रही है, ना ही वो कंबाइंड होके किसी कंप्रेसिव फोर्स का काम करे, ना ही वो किसी शेयर फोर्स का काम करे। तो लेकिन जब आप उसको सिंगल आई के अंदर फेलियर देखोगे उसका, जब सिंगल आई के अंदर आप उसका फेलियर देखोगे, सिंगल आई आपकी यहां से हाफ टू हाफ फेल ना होके, मान लो सिंगल आई कुछ यहां से फेल हो गई, यहां से फेल हो गई, तो जो उसका रजिस्टिंग एरिया होगा ये वाला होगा,
और ये वाला रजिस्टिंग एरिया होगा, ये वाला रजिस्टिंग एरिया होगा, या फिर ये वाला रजिस्टिंग एरिया होगा। अब इस रजिस्टिंग एरिया के लिए जो आपकी ये वाली फोर्स थी, इस डायरेक्शन वाली फोर्स, वो वाली फोर्स इस एरिया के लिए एज अ शियर फोर्स का काम करेगी। अगर ये आई किसी दूसरे हिस्से में से टूट जाए, इस डायरेक्शन में ना टूटे और किसी दूसरे डायरेक्शन में टूट जाए, तो यही वाली फोर्स सिंगल आई के लिए एज अ शियर फोर्स का काम करेगी, क्योंकि हम एंगुलर एरिया की एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई है। इसी वजह से हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है। इस अब जैसे ही ये फोर्स इस एरिया के ऊपर है जो शियर फोर्स का काम करेगी, तो हमारा फेलियर भी कैसा हो जाएगा, शियर फेलियर हो जाएगा। और एरिया आपका शियर फेलियर और टेंसाइल फेलियर का सेम रहेगा। ध्यान से इसको इमेजिन करो, इसकी थिकनेस वही रहेगी D2 माइनस D1, जो ऊपर वाले सरफेस की थिकनेस थी, और पूरी आई की थिकनेस हमारी क्या थी, D थी। हेलो सर। हाँ बोलो। इसका मतलब जैसे कोई भी टेंसाइल फोर्स हुई मतलब वो हॉरिजॉन्टली एक लाइन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है टेंसाइल, तो हाँ, अगर हम उसे थोड़ा टिल्ट कर देंगे, मतलब उसके एंगल बदल देंगे, तो मतलब 180 से अगर उसको बढ़ा देंगे घटा देंगे तो शेयर हो जाएगी है। शेयर नहीं, उसका नेचर चेंज हो जाता है। यही तो आप, जब मैंने आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाया था प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वहीं पर तो ये कंसेप्ट बताया था कि फोर्स किस एंगल पर लग रही है, वो उसकी एंगुलर पोजीशन फोर्स के नेचर को डिफाइन करती है। अगर वो किसी एरिया के पैरेलल लगेगी तो शियर फोर्स होगी, और एरिया के नॉर्मल लगेगी तो वो या टेंसाइल फोर्स होगी या कंप्रेसिव होगी। और अगर वो उस एरिया के किसी एंगल पर लग रही है, तो जब आप उस एंगल के दो कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे, तो एक कंपोनेंट शियर फोर्स देगा और एक कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स देगा। ये तो हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फोर्स की एंगुलर पोजीशन हमें बताएगी उस एरिया के ऊपर कि वो फोर्स एज अ टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगी या एज अ शियर फोर्स एक्ट करेगी, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। समझ गए? तो जैसी जैसे ये इस आई का फेलियर किसी और डायरेक्शन में होगा, तो ये यही गिवन फोर्स हमारी एज अ शियर फोर्स एक्ट करेगी। और लेकिन शियर एरिया जो हमारा टेंसाइल एरिया था, हमारा शियर एरिया और टेंसाइल एरिया दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो आई का क्रॉस, जो आई की आपको शेप दिख रही है ना, वो एक सिमेट्रिकल शेप दिख रही है, वो एक सर्कुलर शेप है। जब आप उसको टॉप से देखते हो वो कुछ ऐसी शेप है। ठीक है। वो या तो यहाँ से फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो शेप कुछ यहाँ से फेल हो जाए तब कुछ उसके जो रजिस्टिंग एरिया होगा ना, उसके रजिस्टिंग एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मिनट। समझ गए? एरिया सेम ही रहेगा आपका, या वो शीरिंग एरिया हो या वो टेंसाइल एरिया हो। ठीक है। ये शीरिंग एरिया हो गया, ये टेंसाइल एरिया हो गया, लेकिन फर्क कहाँ पर आएगा? अगर टेंशन फोर्स की वजह से फेलियर कंसीडर कर रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेस लेके चलेंगे, और अगर एज अ शियर फोर्स कंसीडर करके फेलियर लेके चल रहे हो तो हम शियर स्ट्रेस कंसीडर करके चलेंगे। किसी बच्चे को कुछ डाउट अभी तक? नेचर समझ आया फोर्स का, कैसे फोर्स कहां पर कैसे एक्ट करती है? पिछले 2-3 महीनों से हम यही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे मशीन डिजाइन में, फोर्स का नेचर देख रहे हैं सिर्फ। नेचर समझ आ गया आपको, रजिस्टिंग एरिया दिख गया, क्वेश्चन खत्म। एक बार आपने एरिया को इमेजिन कर लिया ना कि आपका फेलियर किस एरिया के कोरेस्पोंडिंग होगा, और अगर आपको उस एरिया को आपने इमेजिन कर लिया, आपका क्वेश्चन हो गया।
कुछ क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये एरिया रट्टा मारना ही नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है। जब आपने उसका फेलियर देखा था आपको साफ साफ ये एरिया नजर आ रहा है, ये वाला एरिया आपको साफ साफ नजर आ रहा है। इस एरिया के डायमेंशन ही तो निकालने हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी इसकी ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये टी है, इसकी थिकनेस है। और ये वाली ब्रेथ कितनी होगी? ये इन दोनों का कंबाइंड ले लो। इसका आउटर डाया क्या था? D2 था। इनर डाया आपका D1 था। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? D2 माइनस D1 इंटू उसकी लेंथ। ये आपका एरिया आ गया, रजिस्टिंग एरिया। मशीन डिजाइन में तो आपको कुछ क्रैम बहुत कम चीजें याद करनी है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कुछ डाउट? नेक्स्ट फेलियर पर चलें। नेक्स्ट फेलियर होगा आपका ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो मुझे कंप्रेसिव फोर्स क्रशिंग किस वजह से होती है? कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होती है ना। और दिखाते हैं क्रशिंग कैसे होगी। क्रशिंग देनी रखी है ना, मैं बताता हूँ। ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इन्होंने थ्री डायग्राम में आपको दिखेगी नहीं। यहाँ पर आपकी ना जो इस एरिया पर थी ना, यहाँ पर आपकी क्या थी? नक्कल पिन थी। ये नक्कल पिन का एरिया है ना पूरा का पूरा। नक्कल पिन आपने यहाँ पर इंसर्ट कर रखी। हाँ बोलो भाई। आया, मैं 2 मिनट में आया। कहाँ थे हम? मैं तुम्हें क्रशिंग बता रहा था। देखो, एक चीज ध्यान से देखना। जब आपकी जो नक्कल पिन है इस तरफ खींचती हुई जाएगी, जाएगी ना, वो इस पोर्शन को प्रेस करेगी। प्रेस का मतलब इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी जब इस तरफ वो खींचती हुई जाएगी। आप अपने हाथ को दबा के देखो। आप अपने हाथ दूसरे दूसरे हाथ का मुट्ठी बंद करके अपनी हथेली को दबा के देखो। वो हथेली को पार करने की कोशिश करेगा आपका हाथ।
तो उस फोर्स का नेचर कैसा होगा? कंप्रेसिव नेचर होगा ना। नक्कल पिन भी कुछ ऐसे ही एक्ट करेगी। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। तो जो यहाँ पर नक्कल पिन आपकी फोर्स लगाएगी ना इस एरिया के ऊपर, जो ये अंदर वाला एरिया, इस एरिया के ऊपर नक्कल पिन की वजह से कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। क्योंकि जब नक्कल पिन इस तरफ जाने की कोशिश करेगी तो वो इस एरिया को दबाएगी, प्रेस करेगी। प्रेस करने का मतलब क्या होता है कि वो इस एरिया के ऊपर क्या लगाएगी? कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी। ठीक है। और इस एरिया का एरिया क्या होगा आपका? इसका ये डाया है D1 और थिकनेस क्या है आपकी T1। तो ये अप्रोक्सीमेट एरिया कितना हो जाएगा? D1 इंटू टी हो जाएगा। तो जो ये D1 इंटू टी का एरिया है ना, इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। और जो इस एरिया का फेलियर होगा उस फेलियर को हम क्या बोलेंगे? क्रशिंग फेलियर बोलेंगे ऑफ सिंगल आई। सर। हाँ बोलो। सर फोर्स तो खाली इसी एरिया पर लगी थी, तो D1 इंटू टी कैसे ले सकते हैं? अरे जब इसकी प्रोजेक्शन लोगे ना, जब आप इसको सामने से देखोगे कि आपको एज एक रेक्टेंगल दिखेगा ऐसे वाला। जब इसकी प्रोजेक्शन देखोगे इस एरिया पर लग रही है फोर्स, तो यही तो आपका एरिया, इसी के ऊपर तो कंप्रेशन लग रहा है। जो क्रशिंग हो, चूरा चूरा जिस एरिया का होगा वो इसी एरिया का तो चूरा चूरा सा होगा। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपने दबा के उसको क्रश कर दिया है। तो क्रश कौन सा एरिया हो रहा है? ये वाला एरिया तो आपका क्रश हो रहा है सिर्फ। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। और इसका एरिया कितना होगा? ये आपका हो जाएगा D1 और ये आपकी हो जाएगी थिकनेस T। ठीक है। तो आपका क्रशिंग एरिया क्या आ गया? D1 इंटू टी। यही आपकी में भी दिया ही हुआ होगा, ये रहा। क्रशिंग एरिया क्या आ गया आपका? D1 इंटू टी। बुक का वालों ना डायरेक्ट लिखा हुआ, मुझे और जितना बताया जा रहा हूँ अपनी बुक के अंदर मैच करते रहा करो। इस नॉर्थ की बुक के अंदर वो कोटर ज्वाइंट का डिजाइन पूरा गलत दिया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना जब कोटर ज्वाइंट करें। ये आपका क्रशिंग का रजिस्टिंग एरिया आ गया। क्रशिंग स्ट्रेस कौन किस वजह से आई थी? कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होती है। तो आप यहाँ लेके भी क्या चलेंगे? सिग्मा सी लेके चलेंगे। तो यहाँ से भी आपकी एक लोड की वैल्यू आएगी, परमिसिबल लोड, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबल लोड। ठीक है। यहाँ से आपका आई, सिंगल आई का डिजाइन पूरा हो। जैसे आपने सिंगल आई का डिजाइन किया है, डिट्टो सेम आपका डिजाइन होगा डबल आई का, यानी कि फोर्क का। बस फोर्क में आपके सारे एरिया डबल हो जाएंगे। डाया D2 को हटा के डाया आपका D3 आ जाएगा। और कुछ, और आपका पूरा का पूरा डिजाइन क्या रहेगा? करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो आपकी रोड फेल होगी टेंशन की वजह से, नकल पिन फेल होगी शियर की वजह से, और आपकी सिंगल आई फेल होगी ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू शियर और ड्यू टू क्रशिंग। ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट? एनी डाउट? आगे चलें? नहीं, मैं मीटिंग को यहीं पर एंड कर दूंगा। ठीक है। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट अभी भी पूछ सकता है, 1-2 मिनट है हमारे पास अभी भी। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो डबल का ना डिजाइन सर। बिल्कुल। हाँ बोलो। सर आपने जो न्यूमेरिकल दिए थे ना वो पेपर में, हाँ वो सॉल्व करके देखे, उसकी वैल्यू ही कुछ और आ रही है। मैं अकेले ही नहीं, और एक और ने भी सॉल्व करके देखा, सेम वैल्यू आ रही है, और वो उसमें है ही नहीं ऑप्शन में। अरे क्लोज टू लेनी थी वैल्यू, जो सबसे क्लोज दिखे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ही सर। डिफरेंट आ रही थी क्या? सर क्या वैल्यू बिल्कुल आ ही रही थी? हमारी 4 पॉइंट में आ रही थी वैल्यू, और आपने खाली 3 पॉइंट में ही दे रखी थी। भाई देखो, मैंने तो क्वेश्चन ढंग से सोल्व करके फिर ये वैल्यू डाली थी, क्योंकि कुछ बच्चों का ठीक भी है। आंसर आंसर नहीं आएगा तुम लोग के पास अब की बार? सर आंसर नहीं आया इस बार, और फिर पता सर हमारी 4 में आ रही है वैल्यू, और उसमें 3 में ही दे रखा है ऑप्शन। चलो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब तुमको क्वेश्चन भी आज में मैंने क्या डाला। ठीक है सर। ठीक है ना?
ठीक। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना क्वेश्चन बता देना मुझे, मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है। ठीक है सर। मीटिंग को एंड करें यहीं पर, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो। चलो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है।